Hello and welcome to another episode of India and Global नमस्कार Left. और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही YouTube सदस्य बनने, पैट्रन बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार करें। आज हमारे साथ हैं स्कॉट रिटर, पूर्व अमेरिकी मरीन कॉर्प्स इंटेलिजेंस अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षक, लेखक और भू राजनीति के विश्लेषक। स्कॉट, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं अमेरिकी विदेश नीति पर एक व्यापक प्रश्न से शुरुआत करना चाहता था। अगर आप बता सकें, इस समय अमेरिकी विदेश नीति के बारे में आपका समग्र आकलन क्या है? ये तो एक बड़ा सवाल है। That's a big question. There's been some interesting. सार्वजनिक बयानों के संदर्भ में कुछ दिलचस्प घटनाक्रम और चर्चाएं हुई हैं। We saw the बेशक हमने नवंबर में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति देखी, जो पिछली परंपराओं से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतिनिधित्व करती है। more of a focus on Fortress America. फोर्ट्रेस अमेरिका पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करना, Europe. यूरोप पर कम जोर देना, चीन और प्रशांत क्षेत्र के साथ जुड़ाव को पुनर्परिभाषित करना, और फिर से मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और यहाँ तक कि दक्षिण एशिया में हमारी भागीदारी पर कम ध्यान देना। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मार्को रूबियो ने हाल ही में यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो ये संकेत देते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ग्लोबल साउथ से अलग नहीं हो रहा है। It's not that the United States is disengaging with the global South. We're recommitting to a posture. हम एक ऐसी नीति के प्रति फिर से प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो स्वभाव में अधिक नवोपनिवेशिक प्रतीत होती है, बजाय इसके कि वह वैश्विक दक्षिण की संप्रभु वास्तविकता का सम्मान करे। उन राष्ट्रों की जो शीत युद्ध की छाया से उभरकर अधिक संप्रभु तरीके से स्वयं को प्रभावी रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में हम यूरोप के साथ अपने संबंधों को इस तरह से पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम यूरोप के औपनिवेशिक अतीत का उपयोग अपने प्रभाव को प्रसारित या पुनः प्रसारित करने के लिए कर सकें। तो मैं कहूँगा कि यह एक ऐसी विदेश नीति है जो संक्रमण के दौर में है, लेकिन ये संक्रमण सही दिशा में नहीं हो रहा है। It's a foreign policy that's in transition, but it's not transitioning in a good way. It's basically taking ये मूल रूप से अमेरिकी प्रभुत्व की अवधारणा को लेकर ये पुनर्गठन करने जैसा है कि हम दुनिया पर अपनी इच्छा कैसे थोपते हैं। अब वह नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पद्धति नहीं रही, और अब हमारे पास, मेरा मानना है, एक अधिक सीधी, सामने से टकराने वाली अमेरिकी शक्ति है। हम अमेरिका को फिर से महान बनाओ की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जिन्होंने इस विचार को अपनाया, उन्होंने कहा, ठीक है, इसका मतलब है कि अमेरिका अंदर की ओर ध्यान दे रहा है। नहीं, अमेरिका को फिर से महान बनाना दरअसल अमेरिकी प्रभुत्व का बाहरी प्रदर्शन है, और मुझे लगता है कि यही दिशा है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति आगे बढ़ रही है। I think that's the direction we're going with the foreign policy of the United States. And what do you think is the reason for और आपको क्या लगता है कि इस बदलाव का कारण क्या है? मान लीजिए, बेहतर शब्द के अभाव में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई एक अधिक सूक्ष्म, प्रभुत्वशाली, साम्राज्यवादी रणनीति से उस दिशा में जिसे आपने अधिक प्रत्यक्ष प्रभुत्व के रूप में वर्णित किया है? क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर की कोई आंतरिक संकट है जिसमें युवाओं के लिए बढ़ती जीवन यापन की लागत, किराया आदि शामिल है, या ये बाहरी चुनौतियां हैं जैसे चीन, रूस और अन्य उभरती शक्तियां जो अब अमेरिकी साम्राज्य को चुनौती दे रही हैं? have been challenging now the US empire? मैं घरेलू कारकों को विदेश नीति के लिए प्रेरक तत्व के रूप में कम महत्व देता हूँ, और इसके पीछे यह कारण है। मिलेनियल पीढ़ी, जो जनसांख्यिकीय दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक रूप से प्रमुख होनी चाहिए, निष्क्रिय है, और वे अलग थलंग हैं, खासकर जब बात विदेश नीति की आती है, और उन्हें आर्थिक प्रोत्साहनों या ध्यान भटकाने वाले साधनों के माध्यम से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि घरेलू दृष्टिकोण से ये एक प्रबंधनीय मुद्दा है, न कि वह जो दिशा तय कर रहा है। वास्तव में जो हो रहा है वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की आवश्यकता देखिए,
हमें यहाँ पूरी ईमानदारी से कहिएगा यह है कि हम एक समान शक्ति के रूप में अस्तित्व में नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझती है हम एक प्रभुत्व शक्ति के रूप में अस्तित्व में। हम दुनिया में जिस तरह काम करते हैं वो यह है कि समानता बनाए रखने के लिए, अपने देश में जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए हमें दुनिया के संसाधनों तक उन कीमतों पर पहुंचना पड़ता है जो हमारे लिए फायदेमंद हों, आपके लिए नहीं। हमने ये तथाकथित नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य आर्थिक संरचनाओं के प्रभुत्व के जरिए, जिन्होंने ये तय किया कि दुनिया कैसे से अस्तित्व में रहेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दुनिया एक नए रूप में बदल रही है और इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को यह पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है कि वह अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित करेगा। जैसा कि मैंने कहा, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब इसके लिए एक प्रभावी तंत्र नहीं रह गई है। हम प्रतिरोध देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से एक है G7। संयुक्त राज्य अमेरिका ने G7 की मानी जाने वाली सफलता का लाभ उठाने की कोशिश की, G बनाकर, जो वैश्विक दक्षिण को G7 के छत्र के नीचे लाने का प्रयास था। लेकिन इसके बजाय हमें मिला ब्रिक्स का उदय, एक वैकल्पिक आर्थिक मंच, एक वैकल्पिक आर्थिक वास्तविकता जिसने न केवल G3 की प्रभावशीलता को कम किया बल्कि G7 की कमजोरी को भी उजागर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका इन विरासत ढांचों का बंधक नहीं बन सकता, इसलिए हम उनसे खुद को अलग कर रहे हैं, अपनी स्थिति को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं और अकेले आगे बढ़ रहे हैं। अब यह दिखावा खत्म हो गया है कि हमें किसी की जरूरत है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें कभी नहीं थी। हमने हमेशा इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया ताकि सुविधानुसार गठबंधन बना सकें, लेकिन वे वास्तव में शोषण के गठबंधन थे। आज कम से कम मेरा मतलब है, एक बात जो हम अभी अमेरिकी विदेश नीति के बारे में कह सकते हैं वो ये है कि शायद ये अब तक की सबसे ईमानदार विदेश नीति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाई है, क्योंकि यहाँ कोई दिखावा नहीं है। हम इसे सीधे आपके सामने कह रहे हैं। हम इस इलाके के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और अगर आप हमें चुनौती देना चाहते हैं तो हम आपको काटेंगे, चबाएंगे और बाहर फेंक देंगे। और यही वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। अब ये कुत्ता वास्तव में ऐसा कर पाएगा। देखिए, इस कुत्ते को गठिया हो सकता है, दांत ढीले हो सकते हैं और नज़र कमज़ोर हो सकती है क्योंकि यह एक बूढ़ा कुत्ता है। लेकिन बात यह है कि हम अपने समाज को बदलती दुनिया में अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित कर रहे हैं और हम इस वजह से नहीं करने वाले कि लोग समानता ही स्वीकार नहीं कर सकें। फिर मैं बस इतना नहीं। और ये सिद्धांत कि दूसरों को समान नहीं माना जाए या फिर ये कल्पना भी की जाए कि अमेरिकी साम्राज्य पीछे हट सकता है, ऐसा हो नहीं रहा है। क्या ये सत्ता में बैठे लोगों की वैचारिक स्थिति के कारण है या आपको लगता है कि ये अधिक संस्थागत है, यानी सैन्य औद्योगिक ढांचा, CIA, खुफिया तंत्र आदि? क्या साम्राज्य के पीछे न हटने का कारण यही है या ये सत्ता में बैठे लोगों और उनकी वैचारिक स्थिति से अधिक जुड़ा हुआ है? Those in power and their ideological position. I think it's more systemic than that. मुझे लगता है कि ये उससे कहीं अधिक प्रणालीगत है। मेरा मानना है कि केवल सत्ता में बैठे लोगों को या फिर पूरे तंत्र को दोष देना गलत है। बेशक ये सब सच है, वे अपनी शक्ति छोड़ने वाले नहीं हैं। अंततः दोष अमेरिकी जनता का है। अमेरिकी जनता ही दोषी है। हम ही इस नीति की मांग करते हैं। हम किसी के बराबर नहीं होना चाहते। हमें इस विश्वास के साथ पाला गया है कि हम एक अलग नस्ल हैं, कि हम असाधारण लोग हैं। कुछ लोग हैं, और मैं खुद को उनमें गिनना पसंद करता हूं, जो ऐसी सोच की मूर्खता को समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी अमेरिकी शहर या कस्बे की आम सड़क पर अमेरिकी जनता
आज अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि अमेरिका दुनिया में किसी के बराबर है तो वह राष्ट्रीय चुनाव नहीं जीत सकता। राजनीतिक रूप से ये उसके लिए विनाशकारी है। That's just that's the death of you politically. We are Americans. We are the best. हम अमेरिकी हैं, We're not. We are हम सबसे अच्छे हैं, We're not. हम सबसे तेज हैं, हम We are the नहीं हैं, strongest. We're हम not. सबसे मजबूत हैं, You know, we are the हम नहीं हैं, smartest. We're not. हम सबसे बुद्धिमान हैं, But we हम नहीं हैं। believe we are. And not only लेकिन हम ये do we मानते not हैं कि हम just हैं, believe we are, और बात सिर्फ ये नहीं है कि हम ऐसा we are मानते हैं, destined to be. हम ये भी मानते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा ही होना है कि यही आज अमेरिका और अमेरिकियों की सही भूमिका है। And again, this is where और फिर यही वह जगह है जहां मैं मिलेनियल पीढ़ी को दोष देता हूं, क्योंकि इस मुद्दे पर उनकी निष्क्रियता ने उन पीढ़ियों को जिन नियंत्रण छोड़ देना चाहिए था, सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए थी, उसे बनाए रखने की अनुमति दी है। मेरा मतलब है, हम विरासत मानसिकता, बूमर मानसिकता की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं, ये सामान्य है। किसी बूढ़े कुत्ते को नए करतब सिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समस्या यह है कि जब तक नया कुत्ता मंच पर कूदकर नियंत्रण संभालने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक पुराने कुत्ते वहीं बैठे रहेंगे और वही पुराने करतब दिखाते रहेंगे। The old dogs are going to sit there and perform the tricks. And right now, the boomers, my generation, On our hatter, with the our maned, or Generation X, Jimmy App 12 towards Ni Kazor Minie, or Millennials is a way that is actually to Nicky Magnan Naked. It's in but Seth Rag, either you can make in lets. जहां कोई भी समझदार इंसान ये पहचान लेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बाकी दुनिया के साथ एक समान भागीदार के रूप में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व सीखना बिल्कुल आवश्यक है। यही तर्कसंगत दृष्टिकोण है। लेकिन बूमर झुकने से इनकार करते हैं और हम आज भी ये मांग करते रहते हैं कि हम अपनी प्रभुता, अपना अधिकार, अपनी वैश्विक वर्चस्व बनाए रखें। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रणालीगत समस्या है। ये केवल किसी एक राजनीतिक गुट या गहराई से जमे हुए राजनीतिक अभिजात वर्ग की समस्या नहीं है। ये संयुक्त राज्य की प्रणालीगत समस्या है। ये जमीनी स्तर की समस्या है। उस व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अमेरिकी विदेश नीति के कुछ विशिष्ट पहलुओं के बारे में पूछना चाहता था, और मैं वेनेजुएला से शुरू करना चाहता था। हमने वेनेजुएला पर कुछ कार्यक्रम किए हैं, शायद 5 या 6, जब से अमेरिकी शासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करने की कोशिश की थी। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि उस अभियान में वास्तव में क्या हुआ था? Miss Wastime restored Chaseneta, Qs Evergree Quan Wawalik Hall. In Venezuela with that operation. Well, you know, I think what देखिए, मेरा मानना है कि जो हुआ वह यह था कि सबका ध्यान डेल्टा फोर्स के उड़कर आने और मादुरो का अपहरण करने पर चला गया। वही तो आकर्षण था। मेरा मतलब है, फिर हमने उसमें ध्वनि हथियार भी जोड़ दिया। लोगों का ध्यान उस पर चला गया। रडार काम नहीं कर रहे थे, लोगों का ध्यान उस पर भी चला गया। और जिस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा वह यह है कि CIA ने वेनेजुएला को खरीद लिया। और असली सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के समाज में इस हद तक खुद को कैसे संभाल लिया कि हमने मादुरो के लिए जन समर्थन को लगभग निष्क्रिय कर दिया, और हमने वहां की स्थापित अभिजात वर्ग, सैन्य और नागरिक दोनों को इस हद तक अपने नियंत्रण में ले लिया कि अब हम मादुरो की पूर्व उपराष्ट्रपति, जो आज वेनेजुएला की राष्ट्रपति हैं, को एक स्वीकार्य परिणाम मानते हैं क्योंकि वह हमारे लिए काम करती हैं। हम उसके मालिक हैं। हमने उसे खरीदा है। हमने सबको खरीदा है। यही वेनेजुएला में हुआ था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दशकों पुराने व्यवहार के एक पैटर्न का उदाहरण है जो वैश्विक स्तर पर बार बार दोहराया जाता है। और ईमानदारी से कहें तो यह ईरान और रूस जैसे देशों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। जब भी कोई देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सार्थक आर्थिक संबंध बनाता है तो वह खुद को शोषण के लिए खोल देता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रकार के संकर युद्ध का उपयोग करता है जो सांस्कृतिक छवियों से जुड़ा होता है। हॉलीवुड की वह कल्पना कि दुनिया कैसी दिखनी चाहिए, कैसी दिख सकती है,
अगर आप अमेरिका जैसे हों, अगर आप अमेरिका पर विश्वास करें। और लोग उस सपने पर यकीन कर लेते हैं। इसका एक बड़ा माध्यम इंटरनेट है, वह भूमिका जो इंटरनेट युवा पीढ़ी के दिमाग को भ्रष्ट करने में निभाता है। जरा उस समय में लौटिए, शायद ये नाम आपके लिए परिचित न हो, लेकिन होना चाहिए। जैरेड कोहेन। जैरेड कोहेन वह व्यक्ति था जिसने डोज़न के शुरुआती दशक में एक किताब लिखी थी, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने मध्य पूर्व की यात्रा की और वहाँ के युवाओं में अमेरिका जैसा बनने की इच्छा देखी कि हम एक जैसे हैं। और इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का कर्तव्य और जिम्मेदारी थी कि इंटरनेट के माध्यम से ऐसा संपर्क स्थापित करे जिससे युवा आपस में सहयोग कर सकें। लेकिन ये वास्तव में सॉफ्ट पावर की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। जैरेड कोहेन ने यह लिखा, फिर वे स्टेट डिपार्टमेंट के सदस्य बने, पहले बुश प्रशासन और बाद में क्लिंटन प्रशासन के साथ काम करते हुए उस चीज को अंजाम देने के लिए जिसे वे डिजिटल लोकतंत्र कहते थे। अमेरिका की दृष्टि को देशों में प्रविष्ट कराना, फैलाना। और हमने ये सीरिया में किया, हमने ये मिस्र में किया, हमने ये ईरान में किया, हम ये हर जगह करते हैं। आप जानते हैं सीरिया में जहां संघर्ष के कारण हर पत्थर उलट पलट दिया गया है, वहां इंटरनेट इतना अच्छा क्यों काम करता है? क्योंकि उसे अच्छा काम करना ही होगा ताकि हम सीरियाई लोगों के दिमागों को प्रभावित कर सकें। और आज ईरान में भी यही हो रहा है। तुम जानते हो, 100,000 से अधिक स्टारलिंक टर्मिनल ईरान भेजे जा चुके हैं। ईरानी सरकार ने उनमें से केवल कुछ हजार को ही जब्त किया है। जो बाकी बचे हैं वे अब भी उस आबादी से जुड़े हुए हैं जिसे सक्रिय रूप से सॉफ्ट हाइब्रिड युद्ध तकनीकों से संक्रमित किया जा रहा है ताकि ईरानी शासन को भीतर से कमजोर किया जा सके, उसे शोषण और हेरफेर के लिए संवेदनशील बनाया जा सके। यही वेनेजुएला में हुआ था। Duha के अभिजात दरबरंग वर्ग संक्रमण जोड़े और संयुग मेडिस में डोंटलनाओ ट्रम्प फोर्ट्स ब्रेड इसी वेनेजुएला की इस मॉडल तिथुद गैदीन बना रहा है। Plans on using over and over again. I mean, look at the arrogance of it. मेरा मतलब है, फिर से देखिए कितना अहंकार है। ईरान में स्कॉट रिटर जो वित्त सचिव हैं स्वीकार कर दें दस उस मुद्रा संकट को शुरू किया जिसने प्रदर्शनों को जन्म दिया कि यह सबोजनाबद्धता और अन्य कार्रवाइयों के साथ मिलकर किया गया था। और फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से ईरान में भेजे जा रहे निर्देशों के आधार पर अशांति फैलती है और फिर यह और आगे फैल जाती है। यही वह शक्ति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। यह वह शक्ति है जो केवल देशों के तटों के पास विमानवाहक पोत खड़े करने और उन्हें बमबारी की धमकी देने से कहीं आगे जाती है। यह वह शक्ति है जो युवाओं के मस्तिष्क को भ्रष्ट करके किसी राष्ट्र को भीतर संशट कर सकती। मैं आपका विचार जानना चाहता हूं कि CIA द्वारा वेनेजुएला के अभिजात वर्ग को खरीदने के बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि डेल्सी रोड्रिगेज जो वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और डियोस्दादो काबेलो जो वेनेजुएला में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख हैं, ये लोग चाविस्टा और मादुरिस्मो विचारधारा और सरकार के प्रति समर्पित हैं। लेकिन कुछ अन्य लोग कहते हैं कि उन्हें या तो खरीदा गया है या दबाव में लाया गया है। इस पर आपका विश्लेषण क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका काराकास में दूतावास क्यों खोल रहा है? कई लोग कह रहे हैं कि ये वेनेजुएला पर दबाव डालने की कोशिश है ताकि वो किसी बीच के रास्ते को स्वीकार करे, बजाय इसके कि रोड्रिगेज और अन्य लोगों को खरीद लिया जाए। ये तो बस एक तरह की मानसिक सांत्वना है। असल बात यह है कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका को नियंत्रण का एक गढ़ स्थापित करने की अनुमति दे रहे हैं। लोग जानते हैं कि एक अमेरिकी दूतावास क्या होता है। आपको भी पता होना चाहिए कि एक अमेरिकी दूतावास क्या होता है। ठीक है, वह आपकी मदद करने के लिए नहीं है, वह आपका दोस्त बनने के लिए नहीं है। एक अमेरिकी दूतावास एक नियंत्रण तंत्र है जिसके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति,
प्रभाव और नियंत्रण, सीधा नियंत्रण का प्रयोग करता है। एक अमेरिकी दूतावास CIA को आपके देश के भीतर एक औपचारिक परिचालन अड्डा प्रदान करता है। Operational base inside your country. So there's only one way to interpret. तो वेनेजुएला सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना दूतावास फिर से खोलने की अनुमति देने की केवल एक ही व्याख्या हो सकती है, और वह यह है कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब CIA इतनी समझदार है कि उसे ये पता है कि कुछ चीज़ों को छिपाना पड़ता है, कुछ खेल खेलने पड़ते हैं और इसी तरह की बातें करनी पड़ती हैं। आप जानते हैं, खासकर इस चरण की शुरुआत में, Förståelse det fallet jarit synth you first moi. Lepetad evnigdortig of sways to thal, all the simpertermic seg kere at the smart perdomen at this basheim and snore. Odo Venezuela dekraneth, you taumen barnt burning. What I'm seeing in Venezuelan isn't resistance, it's capitulation. I wanted to move to Iran. मैं ईरान की ओर बढ़ना चाहता था क्योंकि हम देख रहे हैं कि नई दौर की वार्ताएं शुरू हो रही हैं, पहले मस्कट में और अब जिनेवा में। इसके समानांतर अमेरिकी सैन्य संसाधनों का भारी जमावड़ा हो रहा है, जिसमें इस क्षेत्र में विमानों की तैनाती भी शामिल है। ईरान स्वाभाविक रूप से हिंद महासागर के जल क्षेत्र में अपने मिसाइलों और ड्रोन का प्रदर्शन कर रहा है। क्या ये वार्ताएं वास्तव में ईमानदार और सद्भावनापूर्ण है, या फिर ये पिछले साल की तरह एक और छलावा है, सही समय पर हमला करने या ईरान में एक और तख्तापलट तैयारी करने के लिए? think past performance is always a मेरा मानना है कि पिछला प्रदर्शन हमेशा भविष्य के परिणामों का संकेतक होता है। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ किसी बातचीत से तय समझौते में दिलचस्पी नहीं रखता। संयुक्त राज्य अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ एक चीज में है, और वह है शासन परिवर्तन। राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी बयानबाजी ने इसे और पुष्ट किया है। खुद से पूछिए कि जारेड कुशनर, जो जिनेवा में ईरानियों से मिलने वाली वार्ता टीम का एक हिस्सा थे, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरानी प्रवासी समुदाय से भी क्यों मुलाकात की, ताकि ईरान की अगली सरकार के निर्माण की शुरुआत की जा सके। अगर हम सचमुच एक वास्तविक कूटनीतिक परिणाम में रुचि रखते, तो क्या हम बातचीत के दौरान ही एक वैकल्पिक सरकार खोजने की कोशिश कर रहे होते? ये बताता है कि यह एक चाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी ईरानी संवर्धन को स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी ईरान का रुख यह है कि उन्हें परमाणु अप्रसार संधि के अनुच्छेद 4 के तहत अनुमति प्राप्त संवर्धन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो फिर बातचीत क्या बचा है? देखिए, ईरानियों ने एक ऐसे जाल में कदम रखा है जहां उन्होंने एक सहमति आधारित ढांचा तैयार किया है जो उन्हें उम्मीद देता है। वे इसके प्रति सकारात्मक है। अब वे 2 हफ्तों के लिए वापस जाएंगे और अगले चरण पर चर्चा में शामिल होंगे। इन 2 हफ्तों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा होगा, लेकिन जब तक कूटनीति का रास्ता खुला है, देखिए, अमेरिका के लिए सुरक्षा की खिड़की अभी है। यदि ईरान अपने अनुच्छेद 50 के आत्मरक्षा के अधिकार, पूर्व निवारक आत्मरक्षा का प्रयोग करे, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अनुमत है जब कोई आसन खतरा स्पष्ट रूप से सामने आ रहा हो। कैरोलाइन सिद्धांत के तहत, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त है, आपको ऐसे खतरे को पहले से रोकने की अनुमति है। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। अगर ईरान पूर्व निवारक आत्मरक्षा का प्रयोग करे और अभी संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करे जब वह क्षेत्र में अपनी सेनाएं तैनात कर रहा है, तो इससे अमेरिकी सिर काटने वाले हमले की किसी भी संभावना का अंत हो जाएगा। लेकिन अब ईरान एक वार्ता में फंस गया है। वह एक ऐसे समझौते की बात कर रहा है जो कभी साकार नहीं होगा, और जब तक वे बात कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी तैनाती को अंतिम रूप दे रहा है। मेरा अनुमान है कि अगली वार्ता के दौर की पूर्व संध्या पर संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रिगर दबाएगा और ईरान को निशाना बनाते हुए एक बड़े अभियान की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य शासन परिवर्तन होगा। यही वह लक्ष्य है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं
कि अली खामेनी को जाना ही होगा, जाना ही होगा। मेरा मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को ये कितनी बार कहना पड़ेगा ताकि लोग ये मान लें कि इस सिस्टम में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति है। और मैं आपसे ये पूछना it's अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध टेस्ट छिड़ जाए तो ग्राउंड और नहीं tough to have fought for. The US and Iran. Well, खैर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ लोग मानते हैं कि ईरान निर्णय के क्षण पर हिचकिचाएगा कि अगर कोई हमला होता है तो तुरंत सब कुछ जला देने के बजाय, क्योंकि यही ईरान के पास एकमात्र रक्षात्मक निवारक है, वे पीछे हटेंगे। आप कहते हैं अगर युद्ध हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हम मानते हैं कि ईरान उस ट्रिगर को दबाने में हिचकिचाएगा, जिससे हमें एक अवसर की खिड़की मिलती है कि हम भारी बल प्रयोग के साथ प्रवेश करें ताकि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च क्षमता को जितना संभव हो सके निष्क्रिय किया जा सके, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान की कोई भी प्रतिक्रिया, आप जानते हैं, कमजोर और संभालने योग्य हो। फिर इसे ईरान के भीतर अशांति के पुनरुत्थान के साथ जोड़ना होगा ताकि ईरान एक वास्तविक मोर्चे की लड़ाई, उनके शहर जल रहे होंगे। वे 70 से 80 हजार स्टारलिंक टर्मिनल जो ईरानी शासन द्वारा अब तक खोजे नहीं गए, विपक्षी समूहों से जुड़े हैं जो अब सामने आएंगे क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि यही निर्णायक क्षण है। ईरानी शहर जल उठेंगे, अन्य सैन्य विमान ईरान की सुरक्षा बलों को संगठित करने की क्षमता को दबा देंगे, और हम ईरानी शासन के पतन, इस्लामी गणराज्य के अंत को कुछ ही हफ्तों में देखेंगे। ये इस विषय पर पश्चिमी दृष्टिकोण है। ये एक बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यह वास्तविक नहीं है। कितने लोगों ने सोचा था कि एक अकेला डेल्टा फोर्स छापा वेनेजुएला को गिरा सकता है? बहुत कम। कितने लोगों ने बशर अल असद के पतन की भविष्यवाणी उसी तरह की थी जैसे वह हुआ? बहुत कम। तो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस्लामी गणराज्य पिछले 74 वर्षों से अस्तित्व में है और अमेरिकी प्रयासों के बावजूद टिका हुआ है, इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकेगा। मैं ये कहूँगा कि इस समय ईरानी सरकार सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार उस परिणाम को हासिल करने के लिए आवश्यक बल प्रयोग करने को तैयार है। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। ईरानी लोग बहुत दृढ़ और बहुत संसाधनपूर्ण हैं, और आप जानते हैं मेरा डर यह है कि जबकि हम ईरानी शहरों को जलाने में सफल हो सकते हैं, ईरानी जनता जरूरी नहीं कि उस हटाने का समर्थन करे, और वे सरकार के इन बाहरी शक्तियों के क्रूर दमन का समर्थन कर सकते हैं। कोई भी मुख्यधारा का ईरानी नागरिक मुजाहिदीन खल्क का समर्थन नहीं करता। कोई भी मुख्यधारा का ईरानी नागरिक राजशाही का समर्थन नहीं करता। वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी समर्थन नहीं करते। वे पीजेक का समर्थन नहीं करते। वे इन अलगाववादी आंदोलनों में से किसी का भी समर्थन नहीं करते। वे एक एकीकृत ईरान का समर्थन करते हैं, और इसलिए मेरा मानना है कि वे ईरानी सरकार के दमन का समर्थन करेंगे। मुझे ये भी नहीं लगता कि आप जानते हैं, भले ही हम अली खामेनी को मार दें, जो शायद हम करेंगे, हम इस तथ्य का सम्मान करते हैं कि इस्लामी गणराज्य एक संवैधानिक गणराज्य है और उसमें उत्तराधिकार की एक प्रक्रिया है। वहाँ विशेषज्ञों की एक सभा है जिसने पहले ही अगले सर्वोच्च नेता को चुन लिया है और उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम कभी भी सर्वोच्च नेता को समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च नेता कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक पद है, एक स्थिति है। ये पद भरा जाएगा कि इस्लामी गणराज्य यही मांग करता है। हम इस तथ्य का सम्मान नहीं करते कि संसद ईरानी जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। राष्ट्रपति पद भी ऐसा ही है, और उत्तराधिकार की रेखाएं संवैधानिक रूप से निर्धारित हैं। देखिए, हम इसे एक निरंकुश शासक को हटाने के रूप में देखते हैं, जैसे निकोलास मादुरो या बशर अल असद जैसे शासन।
और हम ये नहीं समझते कि इस्लामी गणराज्य वास्तव में एक संवैधानिक गणराज्य है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें ईरानी जनता के विशाल बहुमत ने स्वीकार और अपनाया है। इसलिए इस्लामी गणराज्य ताश के पत्तों के घर की तरह ढह नहीं जाएगा। अंततः हमारे पास एक जलता हुआ क्षेत्र, ढहती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था और एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका फंस जाएगा और जीत नहीं पाएगा। मेरा मानना है वहीं तक पहुंचेगा। क्षेत्र में फारस की खाड़ी, इराक और अन्य स्थानों पर अमेरिकी सैन्य संसाधनों की असुरक्षा की सीमा कितनी है? देखो, मैं कुछ समय तक सेना में था, अब नहीं हूं, लेकिन मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मैंने बहुत ऊंचे स्तरों पर काम किया है। मतलब मैं सेना स्तर के निर्णय लेने और राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लेने में शामिल था। संयुक्त राज्य अमेरिका बस बैठकर ये नहीं देखेगा कि ईरान उस पर हमला करे, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे कदम उठाएंगे जो ईरान को वह नुकसान करने से रोकने के लिए बनाए गए हैं जो वह करना चाहता है। यही कारण है कि ईरान की एकमात्र उम्मीद एक पूर्व आक्रमण है। अगर ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका को उस क्षेत्र में वे सेनाएं लाने देता है जिन्हें हम ईरान के भीतर एक बड़े अस्तित्वगत अभियान को अंजाम देने के लिए आवश्यक मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक योजना है। अब कोई भी योजना दुश्मन से पहली मुठभेड़ के बाद वैसी नहीं रहती जैसी बनाई गई थी। दुश्मन की भी अपनी भूमिका होती है और ईरान की भी होगी, लेकिन हमारे पास एक ऐसी योजना है जो अमेरिकी हताहतों को न्यूनतम करने के लिए बनाई गई है, और मेरा मानना है कि ये योजना हमारी अग्रिम और जबरदस्त शक्ति के प्रयोग पर आधारित है। अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो यह ऐसा अनुभव होगा जो ईरान ने अपने इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि जून 2022 में भी नहीं। हिंसा का स्तर बेहद ऊंचा होगा। मेरा मानना है कि यही अमेरिकी योजना है, शुरुआत में ही ईरानियों को असंतुलित करना और फिर उस स्थिति को बनाए रखना। हम ऐसी सैन्य क्षमता ला रहे हैं जो लंबे समय तक टिकाऊ है। अगर हम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिशोधी क्षमता को दबाने में सफल होते हैं तो हम इसे बनाए रख सकते हैं। ईरान के पास भी निश्चित रूप से एक योजना है। मेरा मानना है कि वे कह रहे हैं हमारे खिलाफ क्या किया जा सकता है, और आप जानते हैं अगर उनकी योजना हमारी योजना से बेहतर है तो वे हमारे खिलाफ नुकसान पहुंचाएंगे। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा विकल्प युद्ध से पूरी तरह बचना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस युद्ध में जीतने वाला है। मेरा मानना है कि ये युद्ध ईरान के विनाश, क्षेत्र के विनाश, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शर्मिंदगी और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी विनाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था नाजुक है। हम इस अत्यंत आक्रामक विदेश नीति में शामिल होने के कारणों में से एक यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक स्थिति में है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो एक असफल, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़ी हुई है और जिसे किसी नए तंत्र से बदलने की आवश्यकता है। लेकिन वह नया तंत्र, उदाहरण के लिए, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा की मांग करता है, और ईरान के साथ एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को तबाह कर देगा, क्योंकि इससे ऊर्जा संपन्न पूरे क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन और उसे बाजार तक पहुंचाने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाएगी। अमेरिका रूस मुद्दे पर आने से पहले ईरान पर एक अंतिम प्रश्न। ईरान के प्रति इस अमेरिकी विदेश नीति सिद्धांत के पीछे प्रेरक शक्ति क्या है? क्या ये किसी समझौते के बजाय सरकार के पतन की दिशा में धकेलने की नीति है? एक सिद्धांत है जिसे इजराइल लॉबी कहा जाता है, जो कहता है कि ये मुख्यतः इजराइल के आग्रह पर है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान फिलिस्तीन में जो करता है वो जारी रहे। अन्य लोग कहते हैं कि ये पश्चिम एशिया में अमेरिकी साम्राज्य के रणनीतिक स्वार्थ से भी जुड़ा है। आपके विचार में ईरान के प्रति अमेरिकी विदेश नीति को क्या प्रेरित कर रहा है?
Well, there can be no doubt that Israel plays a very critical role in खैर, that the इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में इज़राइल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इज़राइल द्वारा अपनाया गया अडिग रुख संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी प्रतिबिंबित किया जा रहा है। the fact that the United States जैसा कि आपने उल्लेख किया, ये भी एक तथ्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करनी है global competitors और यदि हम ईरान को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान एक बड़ा देश है जिसमें बहुत आर्थिक संभावनाएं हैं, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में, तो हमें ईरान को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में समाप्त करना होगा। हालांकि ये दोनों नीतिगत समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें संभाला जा सकता है यदि हम वास्तव में समाधान की तलाश में हों। managed if we were looking for a solution. The thing that blocks the ability of the वह चीज जो संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी समाधान की तार्किक खोज से रोकती है, वह है ईरान द्वारा अमेरिकी दूतावास पर कब्जा। दुनिया शायद उसे भूल गई हो, हमने नहीं भुलाया और हम कभी किसी भी हालत में माफ नहीं करेंगे। दूसरी बात है बेरूत में मरीन बैरक पर हुए बम विस्फोट में ईरान की भूमिका। दुनिया शायद उसे भी भूल गई हो, हमने नहीं। अब लोग कहेंगे ये ठीक नहीं है था स्कॉट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ईरानी विमान को मार गिराया था, हमें परवाह नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें ईरानी जिंदगियों की परवाह है? क्या तुम्हें लगता है कि हम मरे हुए ईरानी नागरिकों के लिए आंसू बहाते हैं? नहीं। अरे, मेडेलिन अल्ब्राइट ने कहा था कि 5,000 इराकी बच्चों की मौत वह कीमत थी जो हम चुकाने को तैयार थे। हमें दूसरों की जिंदगियों की परवाह नहीं, हमें अपनी परवाह है। We care about our lives. And I'm not saying it's just, I'm telling you that और मैं ये नहीं कह रहा कि ये उचित है। मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका एक ऐसी मानसिकता से ग्रस्त है जो नफरत से भरी हुई है और जो उन दो घटनाओं से जुड़ी हुई है। और अब हम इसमें तीसरी घटना जोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास ये नई कहानी है कि ईरान दक्षिणी इराक में युद्ध के दौरान 600 से 800 अमेरिकियों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, इराक पर अमेरिकी कब्जे के समय। हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमने इराक पर अवैध रूप से आक्रमण किया, अवैध रूप से कब्जा किया, और ईरान जो कर रहा था वह केवल एक स्वदेशी शिया प्रतिरोध का समर्थन था जो अमेरिकी कब्जाधारियों के खिलाफ था। नहीं, तुमने 600 से 800 अमेरिकी सैनिकों को मारा और हम तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। यही कारण है कि हम सुलेमानी की हत्या की, मुख्यतः उन कार्रवाइयों में उनकी भूमिका के कारण। यह एक बीमारी है जिसने अमेरिका को संक्रमित कर दिया है कि ईरान भय। और जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो जाता, तब तक राजनेताओं के लिए इन कठिन समस्याओं के लिए तार्किक नीतिगत समाधान निकालना मुश्किल होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई भी अमेरिकी राजनेता यह कहकर चुनाव नहीं जीतेगा कि अमेरिका को दुनिया के बराबर होना चाहिए। कोई भी अमेरिकी राजनेता यह कहकर चुनाव नहीं जीतेगा कि अमेरिका को यह भूल जाना चाहिए कि अमेरिकी दूतावास के साथ क्या हुआ, मरीन बैरक में क्या हुआ या दक्षिणी इराक में क्या हुआ। ये एक राजनीतिक रूप से अस्थिर स्थिति है। इसलिए सभी किसी भी संभावित राजनीतिक समाधान के बड़े अवरोध हैं, एक बहुत कठिन समस्या के लिए। मैं अंत में अमेरिका रूस संबंधों पर चर्चा करना चाहता था क्योंकि ये वह क्षेत्र है जहां हमने सबसे प्रभावी पश्चिमी प्रचार देखा है, खासकर अगर हम इसकी तुलना फिलिस्तीन और अन्य जगहों से करें जहां इंटरनेट ने उस कथा के बड़े हिस्से को तोड़ने में सफलता पाई है। रूस ने निश्चित रूप से मैदान पर बढ़त हासिल की है। ये सब धीरे धीरे लेकिन लगातार अलास्का शिखर सम्मेलन तक पहुंचा, जिसे कई लोगों ने इस रूप में देखा कि अमेरिका को रूस को एक समान भागीदार के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, चाहे ये सच हो या न हो। तब से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती दिख रही हैं। कुछ कहते हैं पीछे की ओर तो कुछ आगे की ओर। मैं जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार इस समय अमेरिका रूस संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। US-Russia relationship is heading towards at this moment.
तुम जानते हो, ये दिलचस्प है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस के साथ कूटनीतिक होने का श्रेय देने के लिए तैयार हैं, जबकि हम ये भी मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका कहीं और कूटनीतिक होने में असमर्थ है। जैसे तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदलता, वैसे ही बाघ अपनी धारियां नहीं बदलता। संयुक्त राज्य अमेरिका किसी के लिए भी एक वैध कूटनीतिक साझेदार नहीं है, और यही सबक रूस सीख रहा है। अलास्का का मामला संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के आगे झुकने का नहीं था। रूसियों ने स्वीकार किया है कि अलास्का का मामला वास्तव में रूस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को बड़े रियायतें देने का था, इस विश्वास में कि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में एक नीतिक समाधान में रुचि रखता है। कुछ दर्दनाक रियायतें रूस ने ही दी थीं। उन्होंने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन कुछ संकेत मिले थे कि आप जानते हैं, अगर डोनबास को पूरी तरह से रूस को वापस कर दिया जाए तो रूस खेरसोन और जापोरिजिया में संपर्क रेखा को स्थिर कर देगा, जो किसी भी रूसी नेता के लिए संवैधानिक रूप से स्वीकार करना बहुत कठिन होता। लेकिन आप जानते हैं, उद्देश्य यह था कि उन्हें विश्वास था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस संघर्ष को समाप्त करने और रूस के साथ संबंध सुधारने के लिए गंभीर है, जिससे सकारात्मक आर्थिक परिणाम निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अलास्का शिखर सम्मेलन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस द्वारा किए गए कार्यों यानी रूस की रियायतों पर आगे बढ़ने के बजाय उन रियायतों को यूरोपियों और ज़ेलेंस्की के साथ फिर से बातचीत करने की कोशिश करके कमज़ोर कर दिया। और रूसियों ने कहा, आप गंभीर नहीं हैं, हमने आपको रियायतें दी, आपका काम था इन रियायतों को स्वीकार करना और फिर उन्हें वास्तविकता में बदलना। लेकिन इसके बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे लंबा खींचा, उसे कमज़ोर किया और इससे रूसियों को यह दिखा दिया कि अमेरिका ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। और फिर जब आप इसे इस तथ्य के साथ जोड़ते हैं कि CIA अब सक्रिय रूप से यूक्रेन के रूस की रणनीतिक ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों को सक्षम करने में शामिल है, रूसी नेतृत्व के खिलाफ हमले, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। 91 ड्रोन जो CIA द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के आधार पर निर्देशित थे, का उपयोग रूसी राष्ट्रपति के निवास पर हमला करने के लिए किया गया, जब वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में थे। मुझे लगता है कि रूस अब इस वास्तविकता से जाग गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी चीज को लेकर गंभीर नहीं है। और रूस के लिए आखिरी बचा हुआ फेस्ट कोर अवरोध जिसे करना बाकी है, इससे पहले कि वे यह समय कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, यह है कि उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि सुरंग के अंत में दिखाई देने वाली आर्थिक रोशनी वास्तव में सामने से आती हुई ट्रेन है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रूस के साथ साझेदारी के रूप में जुड़ने का कोई इरादा नहीं है। सोवियत संघ के पतन के बाद से रूस के साथ अमेरिकी आर्थिक जुड़ाव का पूरा आधार रूस के बाजार पर अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकी नियंत्रण और मूल रूप से खुद को रूसी समाज में इस तरह से शामिल करना रहा है जिससे हम उसे प्रभावित कर सकें और उस शासन प्रणाली को गिरा सकें जिसे हम समर्थन नहीं करते, वह मजबूत रूस जिसे व्लादिमीर पुतिन ने बनाया है। हम इसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम किसी भी प्रतिद्वंद्वी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम व्लादिमीर पुतिन के शासन को ध्वस्त करना चाहते हैं, इसलिए हम अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण पर विचार कर रहे हैं। फिर से मैं वेनेजुएला के उदाहरण का उल्लेख करता हूं, कैसे इंटरनेट रूसियों के दिमाग को प्रभावित करने, एक पांचवां स्तंभ बनाने, संदेह फैलाने और वैकल्पिक कथाएं प्रसारित करने में भूमिका निभाता है आदि। इसे आर्थिक उदारता की संभावनाओं के साथ मिलाएं और अब आपने रूसी राजनीतिक अभिजात वर्ग के उस प्रकार के दोहन के लिए एक कमजोर खिड़की बना दी है जो वेनेजुएला में हुआ था और ईरान में हो रहा है, जहां हम उन्हें या तो निष्क्रिय रहने या शासन विरोधी गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के बदले में खरीदने का वादा करते हैं।
is away. मेरा मानना है कि रूस अब इस वास्तविकता के प्रति जागरूक हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तब तक रूस के साथ किसी कूटनीतिक समाधान के प्रति गंभीर नहीं होगा जब तक वह अपनी पुरानी नीतियों से मूल रूप से अलग नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति रूस को रणनीतिक रूप से पराजित करने की रही है। ट्रंप प्रशासन ने उस नीति से दूरी नहीं बनाई है। उसने बस स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के झूठी निर्हाउत उद्देश्य को छलकने और क्या खुफिया नेटवर्क से परे पश्चिमी हथियार अब भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं? हाँ, अब भी पश्चिमी हथियार यूक्रेन में जा रहे हैं, वे नष्ट किए जा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये जो धारणा है कि रूस हर हफ्ते हजारों सैनिक खो रहा है, ये बिल्कुल बेतुकी है। रूस युद्ध के मैदान में हावी है। वह एक तरफा थकावट का युद्ध लड़ रहा है जिसमें नुकसान का पैमाना और दायरा असमान है, और अंततः रूस अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को सैन्य तरीकों से हासिल करेगा। यही वास्तविकता है। ये यूक्रेन के लिए एक त्रासदी है, रूस के लिए भी एक त्रासदी है, लेकिन यही सच्चाई है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये यूरोप के लिए त्रासदी है, क्योंकि मुझे यूरोप के प्रति सहानुभूति रखना कठिन लगता है। जो कुछ वह कर रहा है उसके लिए यह स्वयं पर किया गया घाव है। आप खुद को पैर में गोली नहीं मारते और फिर मुझसे शिकायत नहीं करते कि आपका पैर दर्द कर रहा है। तुम ही वह हो जिसने इसे अंजाम दिया। इसलिए मैं इसे यूरोप के लिए एक त्रासदी नहीं मानता, लेकिन ये दुनिया के लिए एक त्रासदी है, जिस तरह यूरोप ने खुद को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। तुम जानते हो, फिर से कहूं, तुम दुनिया के एक अलग हिस्से से हो सकता है कि तुम यूरोप को उतनी ऊंची नज़र से न देखते हो जितनी मैं देखता हूं, लेकिन मेरे पूर्वज यूरोपीय थे और मैं इतिहास को एक यूरोपीय दृष्टिकोण, एक यूरो केंद्रित नजरिए से देखता हूं। और ये वह जगह है जिसे कभी अधिकांश अमेरिकियों ने आधुनिक संस्कृति, बौद्धिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति का घर माना था। यूरोप को इस तरह भारी अराजकता और अराजक शासन में गिरते देखना, जहां कोई नैतिक दिशा नहीं बची, बहुत दुखद है। लेकिन मुझे यूरोपियों के लिए सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सब खुद अपने साथ किया है। हम imagine bewert somalit då. Skorpka बहुत mera ut moka. Etige ska sima. Okay, uduluruvad. आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में, Smet Struwen, Turus the Poor. Forget to hit the subscribe button.